कहा है कि बाय 2047 वी विल बी द डेवलप्ड कंट्री। और बिल्कुल इस वक्त अमेरिका भी उनकी पहुंच आड़ रहा है, रशिया भी उनके पहुंच आड़ रहा है, और दुनिया के हर मुल्क के अंदर इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। सबसे बड़ा फर्क, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो मजदूरी करने जाते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, बॉर्डर इलीगल क्रॉस करके जाते हैं पाकिस्तानी। भारतीय सिटीजन जाता है, 7 डिग्री मास्टर्स लेके जाता है कंप्यूटर साइंस में। तो हमारा पाकिस्तान भी बढ़ाओ, इसकी जरूरतें भी बढ़ गई हैं, इसका निज़ाम भी हर किस्म का बढ़ गया हुआ है, तो इसको बढ़ना चाहिए। हमें जहाज वाला काम करना चाहिए, हमें दूसरे मुल्कों पे भी कब्जा करना चाहिए, उनके साथ जंग करनी चाहिए। तो जो जहाज में तो देखें, जब पहले होता था हार भी होती थी, जीत भी होती थी। आप कह रहे हैं कि कब्जा करना चाहिए, पहले नंबर पे हमारे इर्द कंट्री कौन सा जहां हम कब्जा करेंगे, और अगर हार गए तो उल्टा उन्होंने कब्जा कर लिया। जो हमने खोया हुआ है, जो हमने हारा हुआ, वही हम जीत के ले, वही बड़ी बात है। हमारा बांग्लादेश हम उसको ले, हम अपने कश्मीर को आजाद करवा लें, तो हमारा ये बात। क्योंकि करंट सिनेरियोज में अगर देखें तो इंडिया बहुत ज्यादा स्पीडली तरक्की कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी इंडिया की अचीवमेंट सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। तो क्या इसी स्पीड से अगर इंडिया तरक्की करता रहा तो चाइना और अमेरिका जैसे ममालिक को अनकरीब पीछे छोड़ जाएगा? देखा जाए ना तो इंडिया हर काम में आगे ले जा रहा है, ठीक है, नंबर 1 चला गया इंडिया। आईटी में देखें, एजुकेशन में देखें, या इकोनॉमिक में देखें, या उनके रुपये में देखें, हर लिहाज से इंडिया आगे चला गया हुआ। तो मुझे लगता है कि इंडिया सुपर पावर बन सकता है आगे, क्योंकि उसने चाइना को भी क्रॉस कर दिया है, अमेरिका भी उसके पीछे लग गया है, इवन आईटी के लिहाज से बहुत आगे चला गया, वो सुपर पावर बन सकता है। बनने से तो इंडिया सुपर पावर ऑलरेडी है, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपनी कंट्री में की है, इकोनॉमिकल ले लें, डिफेंस ले लें, एजुकेशन ले लें, आईटी ले लें, उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दिया कि अगले वो 50 साल अगर कहीं बैठ के भी कुछ ना कुछ कर लें, वो सुपर पावर ऑलरेडी तो है। ना उसको चाइना की जरूरत है, ना उसको रशिया की जरूरत है, ना उसको अमेरिका की जरूरत है। उसको अमेरिका की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के एंड तक इंडिया दुनिया का पहला कंट्री बन जाएगा आबादी के लिहाज से। इस टाइम इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़, जबकि चाइना की आबादी है 1 अरब 45 करोड़। इसी हवाले से इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका ये कहना है कि फोर्स कंट्रोल होना चाहिए पॉपुलेशन पर, जबकि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि हम फोर्स कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और जो अपना इशू है, आबादी का इशू है, उसे हम प्रोडक्टिविटी में यूज़ करेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। बाकी इंडिया की बात करें, इस टाइम दुनिया का दूसरे नंबर पर बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और 1 या 2 साल में वो पहले नंबर पर आ जाएगा, चाइना को भी काट देगा। उन्होंने किस तरीके से आबादी को मैनेज किया है, देखें इतनी बड़ी आबादी है, दुनिया का पहला दूसरे नंबर पे कंट्री है, कैसे कंट्रोल किया कि वो बेहतरीन। जी आप, और 5वीं बड़ी इकॉनमी भी है, ये नहीं है कि आबादी ज़्यादा है तो इकॉनमी खराब हो गई, 5वीं बड़ी इकॉनमी है और वो भी तेज़ी से आगे को जा रहे हैं। देखिए जी, इंडिया के 24 सूबे हैं, हमारे पास 4 सूबे हैं। पहली बात तो ये है, अगर आप ज़मीनी अगर देखते हैं ना उसका खद्दोखाल, तो वो इंडिया हमारे से 4 गुना बड़ा है, 20 बल्कि 20 गुना बड़ा है हमारे से, पाकिस्तान से 6 गुना, 20 गुना नहीं 6 गुना बड़ा है। चलो 6 गुना बड़ा भी लगाएं, 1 गुना ही बड़ा नहीं मान होता। पाकिस्तान के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से, रकबे के हिसाब से आप देखें ना, तो उसके पास ज़मीन भी ज़्यादा है। हमारे जो बड़े थे ना, उनके 11-11, 15-15 बच्चे होते थे, तो बड़ी खुशहाली और बड़े मजे। जब तक ये सियासतदान इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे ना, इस मुल्क का कुछ भी नहीं होना। ये सबसे बड़ा नासूर है। इंडिया दुनिया का दूसरे नंबर पे इस मुल्क है आबादी के लिहाज से, और 1 या 2 साल में पहले नंबर पे आ जाएगा, लेकिन उनकी इकॉनमी भी बेहतर हो रही है। उनकी इकॉनमी इसलिए बेहतर है ताकि क्योंकि उनमें कुछ रूल्स मैनेजमेंट अभी बाकी बचे हुए हैं। वहाँ पे आप ये देख सकते हैं, छोटे से छोटा बच्चा वहाँ पे एजुकेटेड है, वो इंग्लिश में हर चीज़ में बात करता है, हर मामले में। यहाँ पे छोटे से छोटे बच्चे को क्वेश्चन इंग्लिश में आप पूछ लो ना, उसका नाम ही पूछ लो, व्हाट्स योर नेम बता दो, पूछ लो तो कहना मैंने तो पता ही नहीं। हाँ, उसको क्या कहते हैं सर, बात यही आती है। आप इंडिया आइडल देख लें, इंडिया आइडल, दूसरी चीज़ें उनके शोज देख लें, वहाँ पे बच्चों में इतना टैलेंट है कि यार मैं बता नहीं सकता, उसको जितना एक्सप्लेन करने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेशक वो हमारा दुश्मन मुल्क है, ये हम दुश्मन बना। डॉलर का रेट पाकिस्तान में एक दफा फिर 250 पे पहुंच चुका है, IMF लोन भी हमें मिला, लेकिन इसके बावजूद हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या नजर आ रहा है आपको, क्या वजह है इसकी? देखें, एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है, नंबर 1। दूसरी वजह आपकी ये है कि लोगों को आपकी गवर्नमेंट और आपके सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं है। तीसरी इसकी वजह यह है कि लोग वहां से पैसा निकाल के भाग रहे हैं। आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो मुसलसल, मैं खुद काले रिसीव कर रहा हूं कि वो पूछ रहे हैं कि पैसा निकालें, किस तरह निकालें, कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कहां जाएं, क्योंकि आपके हालात, आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, और दूसरा एक दूसरे के साथ चेक एंड बैलेंस है इनका। इसमें खान साहब ने अगले दिन IMF की रिपोर्ट और अगले दिन उन्होंने कौन से जो खिताब किया है उसमें कई चीजें उन्होंने बताई, लेकिन उसका एक पोर्शन वो भूल गए हैं कि IMF ने लिखा है कि पाकिस्तान के इस फाइनेंशियल क्राइसिस में खान साहब का खुद का हिस्सा है। जिस तरीके ने इन्होंने IMF के डील को डीरेल किया, जिस तरीके से इन्होंने जानबूझ के पेट्रोल और बिजली की प्राइसें कम की अगेंस्ट द IMF, और उसमें इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि सूबा सरहद और सूबा पंजाब की इनकी इंस्ट्रक्शंस पर जो IMF के साथ जो इनके रवाबत है, दे वर इंटरेस्टेड इन के पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। लेकिन जब आपकी एक बहुत बड़ी पॉपुलर पार्टी और बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर जब वो खुद ये चाहे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, तो आपके डॉलर किस तरह कंट्रोल में आएंगे? पॉसिबल नहीं। आप एक सबसे बड़ी पार्टी, और दूसरा आपकी पार्टी जो इस वक्त स्टीयरिंग व्हील पर बैठी है, वो सिर्फ एक इस्लामाबाद के अंदर है, उसको कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। इस वक्त जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपने पांव पे खड़ा नहीं होता, हकीकी आजादी इज इम्पॉसिबल। आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी पॉलिसियां आजाद नहीं हो सकती। जो मुल्क आपको पैसे देगा, टर्म्स अपने साथ डिक्टेट करेगा।
$30 बिलियन के आपके लोन है जो अपने अगले साल 2 साल में देने हैं। फ्लड आपका आ चुका है। आपके लीडर किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है इकोनॉमिक आजादी का, इंडिपेंडेंस का, और मुल्क को बचाने के लिए किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है। एक तरफ हम सब दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, आप देख रहे हैं अमेरिका से भी कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब से भी कहा गया, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, दुनिया भर जो भी मिलता है कहते हैं जी बस हमें कुछ दे दे, फ्लड की वजह से हम तबाह बर्बाद हुए, इकोनॉमी खराब है। सर इसके बावजूद कैबिनेट को बढ़ाना, दूसरी तरफ से हम हिंदुस्तान को जब देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे एससीओ में गए और शी जिनपिंग से सर हाथ नहीं मिलाते, जो फोरम उन्होंने बनाया, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। सर क्या फर्क है हम में, मतलब शहबाज शरीफ साहब या पाकिस्तान के लीडर्स में और फिर हिंदुस्तान के लीडर्स में? देखिए, फर्क उनके लीडरान के अंदर ये है कि वो अपनी कौम के लिए सीरियस है। वो नेशनलिज्म, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। उन्होंने कौमियत के सबक दे रहे हैं एक दूसरे को। दूसरा, उनका कभी आपने पिछले सदूर देखे हैं जब आज तक कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या वहां का सदर भागकर लंदन में जाके 300 प्रॉपर्टियां बना रहा? कोई मुझे सदर ऐसा बताएं जिसके बच्चे लंदन में बैठे हो। कोई ऐसा आप उनका रूलिंग एलीट का बताएं जो कि पाकिस्तान छोड़ के, आपकी तो सारी रूलिंग एलीट इंक्लूडिंग लीडर्स, इंक्लूडिंग सारा जो एक अलायंस है करप्शन का, वो तो सिर्फ उनके तो बीवी बच्चे सारे डुअल नेशनल होते हैं। जब भी यहाँ से उनकी असाइनमेंट खत्म होती है वो फौरन अपने वापस घरों में चले जाते हैं और घर उनके लंदन में और दुबई में और टोरंटो में है। तो आप उनके साथ कंपैरिजन इस वक्त, मेरे ख्याल में इस वक्त बिल्कुल गलत होगा कि अगर आप अपना भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करें। आपको चाहिए छोड़ दें, आपका कंपैरिजन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है। वो भारत ने एक 10 साल में 11वीं पोजीशन से 5वें पर आ गए हैं। और मैं नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूं। उन्होंने कहा है कि बाय 2047 वी विल बी द डेवलप्ड कंट्री। और बिल्कुल इस वक्त अमेरिका भी उनके पहुंच आड़ रहा है, रशिया भी उनके पहुंच आड़ रहा है, और दुनिया के हर मुल्क के अंदर इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। सबसे बड़ा फर्क, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो मजदूरी करने जाते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, बॉर्डर इलीगल क्रॉस करके जाते हैं पाकिस्तानी। भारतीय सिटीजन जाता है, 7 डिग्री मास्टर्स लेके जाता है कंप्यूटर साइंस में, वो वीजे लेकर जाते हैं, वो वहां जाके एक पाकिस्तान, वो अपना भारतीय डायस्पोरा बनाते हैं। और जितनी उनकी आबादी है या उनकी इंस्टीट्यूशन या जितनी रिसर्च है फार्मास्यूटिकल में, आईटी में, आप देखेंगे कि आने वाले दिन में हर मुल्क के अंदर डायस्पोरा उनका होगा और इंस्ट्रूमेंटल होगा। और आपको अगर आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर नहीं करते तो नुकसान आपका होगा। मुकाबले में बाकी जो लीडर्स थे वो बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो डिजिटल इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, वो सैटेलाइट इंटरनेट की बात कर रहे हैं, वो मतलब नए जो है रूट्स बनाने की बात कर रहे हैं। और सर हम बसे हुए 1 साल हो गया, उससे ज्यादा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान के अंदर आपके लिए इतनी ज्यादा नफरतें मौजूद हैं, वहां का हर बच्चा ये समझता है कि अफगानिस्तान के क्राइसिस के पीछे आप सरगर्म रहे। आज हर अफगानी आपसे उतनी ही नफरत करता है जिस तरह बंगाली आपसे नफरत करता है। तो ये बिल्कुल। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब को शायद किसी ने बताया ही नहीं है कि इस वक्त अफगानिस्तान की एडवोकेसी कतर कर रहा है और दे आर लीनिंग टुवर्ड्स इंडिया, भारत की तरफ जो अफगानिस्तान है वो लीनिंग है। क्योंकि उसकी वजह मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दौर में वहां पे 2 मुल्कों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, एक भारत था, दूसरा अमेरिका था। तो पाकिस्तान सिर्फ वहां से कुछ लेना चाहता है। हाँ, ये जरूर है कि अफगानिस्तान की जंग की वजह से आपने पैसे दुनिया से बहुत बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। शायद अभी तक हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को वो पुराने डॉलर याद आ रहे हो तो कहें दुनिया को कि अफगानिस्तान पे डॉलर फेंको, शायद हमें भी कुछ मिल जाए। इसके अलावा पाकिस्तान ना कुछ कर सकता है, ना करने की सलाहियत रखता है। और मैं बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि आप मुसलसल अफगानिस्तान के साथ अंडर टेंशन है। अगले दिन भी आपके 3 फौजी शहीद हुए हैं और स्वात के अंदर टीटीपी आ चुकी है और भत्ता मांग रही है वो। अगले दिन उन्होंने आपका मेजर भी एक पकड़ लिया था और डीएसपी के टांग में गोली भी उन्होंने मारी। मेजर समीत है सर वो जो पकड़े गए थे। वही तो मैं कह रहा हूं। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, आप प्लीज बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने वाली बात छोड़ दें। आप सिर्फ पाकिस्तान अपनी खैर मनाएं, आप छोड़ दें उनको। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर हेल्प एट द सेम टाइम। तो लेकिन ये कि इनको वो डॉलर नहीं बोलते ना, की तरफ गेयर लगा रहे हैं। सर मैं हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं करता और ना कंपैरिजन हमारा आपको वाली बात है कि बनता ही नहीं है सर। नहीं ना, देखिए 2 चीजें होती, आप कंपैरिजन करें ना अपने आप को अफगानिस्तान के साथ, बिल्कुल बिल्कुल आपका बनता है। या किसी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री से, इराक से कर सकते हैं सर, या सीरिया से करें अपना, आपका सीरिया से करें, जहां के लीडरशिप कोई नहीं है, मुल्क टूटा फूटा है। केपी की सीधा आईएमएफ से बातें कर रहा है, पंजाब सीधा आईएमएफ से बातें कर रहा है। आप उनके हालात देखें ना। आपने आज तक, मैं आपसे एक कंपैरिजन सिर्फ नहीं पूछूंगा, आज तक भारत के अंदर किसी सदर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कहा है कि मैं इंडिया को आग लगा दूंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। आज तक वहां पे कभी मार्शल लॉ देखा आपने भारत में? आपने, आपकी सियासी नशोनुमाई नहीं हुई है, ना आपकी आवाम की, ना आपके लीडरों की। उन्हें पता ही नहीं जमहूरियत क्या है, सियासत क्या है, अपोजिशन क्या है।
अगर इमरान खान साहब के पास कोई थोड़ी सी एजुकेशन होती या पोजीशन में बैठते, असेंबलियों को टाइम पूरा करने देते। ये लग रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी जी से शहबाज शरीफ साहब की शायद हेलो हाय हो जाए, या फिर हम अपनी जो हटदर्मी की पॉलिसी में, इसलिए कह रहा हूँ सर कि इस वक्त हमें जरूरत है जिस चीज की, उसके बावजूद हम लगे हुए, कभी हम कहते हैं कि कश्मीर लेके देंगे, हम कभी कहते हैं कि हम ये लाल किले को फतह करेंगे, और कभी कहते हैं ये करेंगे, वो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस्ड हैं और हिंदुस्तान को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। सर शी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाते और चुप करके अपने काम पे फोकस्ड हैं। हम कुछ लर्न क्यों नहीं करते? 75 इयर्स उनको भी हो गए, 75 हमें। देखिए लर्न इन्होंने क्या करना है, मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। चाइना और भारत का आपस में कई जंगें हो चुकी हैं, उनकी कितनी टेंस सिचुएशन पिछले अरसे में रही है, लेकिन ट्रेड आपके ट्रेड के हालात ये है कि आपका सैलाब की वजह से आपकी सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, आपकी सारी वेजिटेबल तबाह हो चुकी हैं, लेकिन आप बॉर्डर से वहां से आलू और टमाटर और दूसरी चीजें मंगाने के लिए बॉर्डर से तैयार नहीं है, क्योंकि आप सियासी तौर पर मैच्योर ही नहीं है, आप अपने मुल्क के साथ मुखलस ही नहीं है। आपका प्लान क्या है, जरा गौर से मैं बताता हूँ। मैं पाकिस्तान की एक खबर सारा दिन मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे शौक है पॉलिटिकल साइंस का। आपकी रूलिंग एलीट ने सॉल्यूशन ये दिया है कि हम भारत से सब्जियां दुबई ले जाएंगे, दुबई से वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे। देखा ये प्लान है। तो हमें सऊदी अरेबिया भी उस तरह हेल्प नहीं कर रहा, हमें चाइना भी उस तरीके से हेल्प नहीं कर रहा। इंडिया से हम कहते हैं कि जिस तरह आपने बताया कि पहले दुबई सब्जियां जाएंगी और फिर वहां से दुबई से होके शायद वो उसके ऊपर कोई और चीज हो जाएगी, कोई और केमिकल चढ़क के वो फिर हमारे पास आएंगी। तो सर हम अगर चाइना हमारा जिसे कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड हम उसको कहते हैं, सऊदी अरेबिया भी काफी उन्होंने हेल्प की भी, लेकिन हम खुद क्यों नहीं कर पाते कुछ, और खुद क्यों नहीं अपनी डायरेक्शंस बनाना चाहते? मैं बल्कि फैसल साहब यही कहने वाला था, दुनिया आपकी मदद करे लेकिन पाकिस्तानियों की मदद क्यों नहीं करना चाहते? आप अपने मसाइल की तरफ क्यों नहीं देखना चाहते? किसी के पास पैसा हो तो वो पाकिस्तान जाएगा पैसे लेकर, जहां ना लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर है, ना अदालतें जो है वो भी एक सवालिया निशान है, बल्कि लोगों को तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान चला कौन रहा है, एस्टैब्लिशमेंट चला रही है या सियासी सेटअप चला रहा है। आज तक वेस्ट जो है वो कंफ्यूज रहा है, भाई डील करें तो किसके साथ डील करें, असल पावर किसके हाथ में? ये तो नॉर्मल हालात की बात है। आजकल तो वैसे कोई नहीं ना, आजकल तो आपकी हुकूमत ना होने के बराबर है, हर सूबा इंडिपेंडेंट है, आपका हर सूबा एक मुल्क बन चुका है। ऐसे कि इंडिया सर इन्फ्लुएंस कर सकता है अमेरिका को, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया और हम देख भी रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त ऐसे लगी हुई है हिंदुस्तान के पीछे कि हर कोई चाहता है कि ये मार्केट मेरे पास हो, वो वेपन्स की हो या फिर दूसरी चीजों के लिए हो। क्या देख रहे सर हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त कुछ मतलब कर सकती है थोड़ा बहुत, या बिल्कुल ये भी लेटी हुई है? नहीं, मैं आपको पहले तो मैं फॉरेन पॉलिसी तो आपको बिल्कुल नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि आपकी पोजीशन क्या है, आप जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। एक फकीर मांगने वाले का और एक कस्टमर की क्या, इसको कंपेयर कर ले। भारत जहां जाता है कस्टमर एज ए कस्टमर जाता है, कुछ चीज खरीदने जाता है, बल्कि बांग्लादेश को वो इमदाद देते हैं, कर्जे देते हैं। आप जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं, आपके वज़ीर आज़म ने तकरीरों में भी बता दिया। तो एक फकीर रोजाना जब दरवाजे पे आ जाए तो किस तरह लोग उसको ट्रीट करते हैं। दैट्स एग्जैक्टली हाउ द पीपल द वर्ल्ड इज ट्रीटिंग। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन फरमाया कि मैं अब खलीजी मुल्कों में भी फोन करता हूं तो वो समझ जाते हैं शायद मैं पैसे मांग रहा हूं, तो वो यही आदमी, दिस इज व्हाट योर फॉरेन पॉलिसी इज। उन्होंने खुद ही डिफाइन कर दिया हमारी फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल यही फर्क। अब उसके कंपैरिजन उसका मैं भारत के F-16 के बारे में बड़ी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व है। आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन। देखिए भारत की फॉरेन पॉलिसी या उनको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इतना उनको फख्र है, इस चीज का इतना घमंड है उनको कि उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि हमें अमेरिका को चाहिए था, हमसे पूछ के पाकिस्तान को देता। उसकी क्लैरिफिकेशन देखें अमेरिकन ने दी है, आगे वो देखें, सुनने वाली बात। उन्होंने अमेरिकन ने क्लैरिफिकेशन दी है कि हम F-16 जो पाकिस्तान को जो कर रहे हैं अपग्रेड, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं लगाएंगे जिससे खिते में कोई नया खतरा पैदा हो। मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी ऑफेंसिव चीज आ जाए जो भारत के लिए जो अच्छी ना हो, हम नहीं देंगे, सिर्फ अपग्रेड करेंगे सिस्टम। और साथ उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को इससे खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। भारत के पास राइफल तैयारे जो हैं वो F-16 से बेहतर है। F-16 3.4 जनरेशन है, जो राफेल है 5.4 जनरेशन है। और दूसरा, बल्कि उन्होंने यहाँ पे मीडिया में जो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा मिग 2000 जो है वो भी F-16 का मुकाबला कर सकता है, जो ओल्डर वर्जन है। आपके पास 82 इस वक्त F-16 है। अच्छा, उसके बाद आगे उसकी बात बताना चाहूंगा, F-16 दिए क्यों, F-16 को अपग्रेड। यस, भारत अभी भी सबसे ज्यादा असला रशिया से खरीद रहा है। भारत उसके बाद यूक्रेन वार में उन्होंने सपोर्ट रशिया को किया, उसके बाद रशिया तेल ले रहा है वहां से। अमेरिका ने थोड़ा सा उनके कहते हैं ना टैप ऑन द हैंड, थोड़ा सा उनको ये सबक सिखाने के लिए कि इफ यू प्ले द गेम विद रशिया विद अस, वी विल प्ले द गेम विद पाकिस्तान। थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, वरना पाकिस्तान की ना फॉरेन पॉलिसी थी, ना है, ना होगी। क्योंकि उसकी वजह यह है, आप मुआशी तौर पर आजाद नहीं है,
आप जहां जाते आप करप्ट तरीन है, दुनिया को पता चल चुका है। आपने बहुत तरक्की की है लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं की, आपने दुबई और लंदन में तरक्की की। लेकिन आप पाकिस्तान में बैठे हुए कोई भी इंसान अगर ये सोचे कि हमने वेस्ट को बेवकूफ बनाया हुआ है तो ये आपकी भूल है।